बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम का जवाब दिया करें ताकि मुझे फिर उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बखैरियत होंगे। ऑडिट समझ आ रहा होगा, आ रहा है कोई मतलब ऐसा तो नहीं है कि स्टेप्स ब्रेक हो रहे हों, कोई आपको थोड़ा सा लग रहा हो कि कुछ हम डायरेक्शन हमारी अनोमलस हो रही है या हमें कुछ डिफरेंट तरीके से चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए। चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों को? कॉन्फिडेंस बिल्डअप है आप लोगों का? वेरी गुड। पिछली जो डिस्कशंस हमारी 2-3 हुई हैं, इसमें किसी को कोई एम्बिग्विटी हो, कोई कंसर्न हो, कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकता है जी। कोई क्वेश्चन नहीं है जी? आज मेरे लैपटॉप की चार्जिंग भी थोड़ी कम है तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। जो हमारी डिस्कशन कल हुई थी विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट स्टेप्स, आज हम उसको बोर्ड के ऊपर मैंने लिखने की बजाय, मतलब बोर्ड में तो मैंने कुछ आपको समझाने के लिए जो रिलेटेड चीज़ें थी वो लिख दी थी, लेकिन उसमें डिटेल्ड चीज़ें क्या हैं हर स्टेप के अंदर, वो क्या है, किस तरीके से उनका रेफरेंस है जो सोर्स बेयर एक्ट का रेफरेंस होता है ना, इस तरह से आप बेयर एक्ट का पता होगा, ओरिजिनल जो सोर्स होता है उसका रेफरेंस क्या है। इफेक्टिवली ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं तो वी नेवर नो कि ये सोर्स क्या है, इस चीज़ का सोर्स समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे इंशाल्लाह तो आप वहाँ पे किसी बुक को रेफ़र नहीं कर सकते, वहाँ पे आप किसी चीज़ को रेफ़र नहीं कर सकते। हमेशा जब भी आपको कहा जाएगा काम, आपके काम को रिव्यू करने के लिए दे विल सॉर्ट द ओरिजिनल सोर्स। ओरिजिनल सोर्स क्या होता है? अगर आप लॉ की बात करें तो जो बेयर एक्ट्स होते हैं दैट आर द ओरिजिनल सोर्स। अगर आप अकाउंटिंग की बात करें तो जो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं दे आर द ओरिजिनल सोर्स। अगर ऑडिटिंग की बात करें तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आर द ओरिजिनल सोर्स। टैक्सेशन की बात करें तो इनकम टैक्स का जो लॉ है दैट इज अ बेयर सोर्स। तो जो सोर्स होता है ना, इसकी इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी होती है। नॉर्मली बच्चे कैफ क्वालिफाई करके आते हैं, व्हेन आई इंटरव्यू देम एंड आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द रिलेटेड स्टैंडर्ड एंड आस्क द नेम ऑफ द स्टैंडर्ड, दे नेवर नो। वो कहते हैं जी उस बुक में ये चैप्टर नंबर 3 में था, उस बुक में ये चैप्टर नंबर 4 में था। अब मुझे बताएं इंटरव्यूअर के ऊपर क्या इंप्रेशन जाएगा? तो यू आर नॉट ओनली हियर फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू ओनली बट फॉर द फ्यूचर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल। तो इसलिए इट्स बेटर कि आप लोग थोड़ा सा प्रोफेशनल वे के अंदर चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, बिकॉज आगे जो फ्यूचर है उसमें आपको बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। मोर देन 70% बच्चों को इंडक्शंस नहीं मिल रही हैं आजकल। एनीवे जी, स्टेप्स इन ऑडिट में हमारे 5 स्टेप्स की अप्रोच है एंड द स्टेप 1 इज द एंगेजमेंट सेटअप। इसका जो दूसरा नाम हमने डिस्कस किया था दैट वाज द प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। ब्रीफली बता दें जी प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज क्या होती हैं। जनरल मुझे बताएं, छोड़ दें प्रोसीजर, छोड़ दें, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? प्लानिंग तो अभी कर ही नहीं रहे। एंगेजमेंट से पहले, क्लाइंट को पकड़ने से पहले हमने किन फैक्टर्स को कंसीडर करना है, जिसमें हमने कहा लॉ की रिक्वायरमेंट है जिसको हम डिस्कस करेंगे, कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट है जिसको फॉलो करेंगे, फिर कोड ऑफ एथिक्स में काफी चीजें हम डिस्कस की थी जिसमें हमने कहा था प्रीडिसेसर ऑडिटर के साथ कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, उस क्लाइंट को एवेलुएट करना पड़ेगा, अपनी फर्म की एवेल्यूएशन करनी पड़ेगी, पिछले ऑडिटर के साथ कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। तो ये सारे फैक्टर क्या थे? कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट थी। लॉ की रिक्वायरमेंट क्या थी कि भाई हम क्या इस क्लाइंट के ऑडिटर के तौर पर पॉइंट हो सकते भी हैं या नहीं हो सकते? क्या बीइंग हम चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हैं, हमारे पास प्रैक्टिसिंग लाइसेंस भी है, बट इफ वी आर द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, वी आर द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, वी हैव द एनी मटेरियल बिजनेस रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, वी कैन नॉट कंडक्ट द ऑडिट ऑफ दैट कंपनी बिकॉज वी आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ दैट कंपनी। हम उस कंपनी से इंडिपेंडेंट नहीं है। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ दैट हैज टू बी फॉलोड एंड द स्टेप्स आर देयर। सर्च फॉर द एंगेजमेंट, रिश्ता सर्च करते हैं तो रिश्ता.com, खाला की बेटा बेटी, मामू का बेटा बेटी, कोई भी हो सकता है। फिर आपके मल्ले बरादरी में से लोग आपको रेफर कर सकते हैं, आपके PR है वहाँ से आपको रिश्ते आ सकते हैं। इस तरह से जो एंगेजमेंट होती है इसके भी सोर्स यही होते हैं। सोर्स क्या होते हैं? मैं साइकिलिंग करता हूँ, साइकिलिंग पे मुझे 1-2 दोस्त मिल गए, वो दोनों जो दोस्त हैं वो किसी कंपनी के ऑनर है, वो कहते हैं हमारा ऑडिट कर दें। अब वो PR की बेसिस के ऊपर आपको ऑडिट मिल जाता है। तो दैट इज सर्च फॉर द एंगेजमेंट। देन देयर इज अ लीगल रिक्वायरमेंट। हम जल्दी जल्दी करते हैं ताकि हमारा बोर्ड वाला काम खत्म हो, मेरे लैपटॉप बंद हो जाने। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट, अश्योरेंस
अश्योरेंस के अंदर कौन सी अश्योरेंस? रीजनेबल अश्योरेंस, वेरी गुड। लिमिटेड अश्योरेंस इसमें नहीं होगी क्योंकि ये ऑडिट की बात कर रहे हैं, दैट इज रीजनेबल अश्योरेंस, ये डिस्कस कर चुके हैं। क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस, क्लाइंट को एक्सेप्ट करने के प्रोसीजर, ये जो भी हम डिस्कस किए थे सारे। कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट, अदर जो रिक्वायरमेंट है एनओसी लेने की। एंगेजमेंट लेटर, वो पेपर जिसकी बेस के ऊपर हम उसको साइन ऑफ करते हैं। टीम कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटीज, कि हमारे पास वो काम करने की सलाहियत है भी या नहीं है। अदर क्वालिटी कंट्रोल रिक्वायरमेंट, इसके अलावा और भी क्वालिटी कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है जिनको फॉलो करके हम अपने क्लाइंट को एक्सेप्ट करते हैं। अब देखें रेफरेंस क्या है, अगर आपकी लीगल रिक्वायरमेंट है तो कंपनीज एक्ट इसका रेफरेंस है। चैप्टर नंबर कौन सा है? 1 आई के बुक का। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट है 200, आइदर 200 है, चैप्टर नंबर 1 है। क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटीन्यूअस, कोड ऑफ एथिक्स, चैप्टर नंबर 2। कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट, कोड ऑफ एथिक्स, चैप्टर नंबर 13। यानी कि इसमें देखें कुछ पोर्शन चैप्टर 2 में आ रहा है, कुछ पोर्शन चैप्टर 13 में आ रहा है। एंगेजमेंट लेटर, आइजर 210, रेफरेंस चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। टीम कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी, ये काफी जगहों पे जिक्र होगी, लेकिन हमने 300 के साथ चैप्टर नंबर 3 के साथ डिस्कस किया है। सेम यही बात टीम कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी की कोड ऑफ एथिक्स में भी है। सेम यही बात आपके आइजा 220 के अंदर भी है, कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल के अंदर। अदर क्वालिटी कंट्रोल रिक्वायरमेंट, आइजा 220 है, चैप्टर नंबर 2 है। ये देखें आपकी पूरी साथ साथ मैपिंग होती जा रही है। अभी मैं ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा, कुछ बच्चे नए आए हैं क्लास में, उनको हमने इसके ऊपर ऑलरेडी एक बहुत डिटेल डिस्कशन पिछली क्लास में कर ली थी। सो वी आर जस्ट हियर टू डिस्कस कि इसमें क्या ओवरऑल पॉइंट्स होते हैं। ये एक एक पॉइंट हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। फिर प्लानिंग द ऑडिट है। प्लानिंग द ऑडिट करते वक्त फिर हमने काफी चीजें डिस्कस की थी, उसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है पहले नंबर पे। देखें किस कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हैं उसके ऊपर लॉ कौन से लगते हैं, लॉ को समझना क्यों जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर किसी हम स्केड्यूल बैंक की बात करें, दे शुड हैव एटलीस्ट 10 बिलियन कैपिटल। कितना कैपिटल होना चाहिए? 10 बिलियन का मिनिमम कैपिटल है। एमसीआर कहते हैं मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट बैंक्स के लिए 10 अरब की है। अगर 10 अरब से नीचे आ जाएगा तो स्केड्यूल बैंक नहीं रहेगा। अब अगर मुझे लॉ की रिक्वायरमेंट के बारे में ही नहीं पता और कंपनी की जो इक्विटी है या जो कैपिटल है वो रिड्यूस होके ड्यू टू द लॉसेस वो 7 बिलियन 8 बिलियन पे चला गया है और मैंने इस पॉइंट को इग्नोर कर दिया है, तो क्या मेरा ऑडिट ठीक हुआ है? नहीं। तो अगर मुझे लॉ की रिक्वायरमेंट के बारे में नहीं पता होगा तो मैं उसको ऑडिट भी नहीं कर सकता। इसी तरह से आपने सेल टैक्स पढ़ा होगा, आपने इनकम टैक्स पढ़ा होगा। अगर थर्ड स्केड्यूल आइटम्स हैं उसके ऊपर रेट डिफरेंट है, अगर 6 स्केड्यूल है तो उसके ऊपर रेट डिफरेंट है, अगर रजिस्टर्ड को दे रहे हैं तो उसके ऊपर रेट डिफरेंट होता है, अगर अनरजिस्टर्ड को दे रहे हैं तो उसके ऊपर रेट डिफरेंट होता है। अगर मुझे इंडस्ट्री वाइज क्लाइंट वाइज लॉ एंड रेगुलेशन की एप्लीकेशन नहीं आती तो आई कैन नॉट कंडक्ट द ऑडिट ऑफ दैट कंपनी, बिकॉज उसमें जितनी सेल की ट्रांजैक्शन है वहां पे भी टैक्स, सेल टैक्स की इंप्लीकेशन है, जितनी मेरी परचेज की ट्रांजैक्शन है वहां पे भी सेल टैक्स की इंप्लीकेशन है। इस तरह से अगर मुझे कस्टम ड्यूटी के लॉ के बारे में नहीं पता कि कस्टम ड्यूटी किस तरीके से लगती है, तो जो क्लाइंट इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर मैं उसकी इंपोर्ट वैल्यू के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड मैटर है उसके बारे में भी क्या होगा, अनअवेयर हूंगा। इस तरह से किस कंपनी के ऊपर WPPF लगना है, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, इसका नाम सुना होगा आप लोगों ने। वर्कर वेलफेयर फंड किस कंपनी पे लगना है, किस तरीके से लगना है, कितनी परसेंटेज के साथ लगना है, अगर नहीं पे करेंगे तो फिर क्या होगा, अगर पे करेंगे तो फिर क्या होगा, कितने दिनों में पे करना है, अगर प्रोविडेंट फंड है तो किस तरह से पे करना है। अच्छा, अगर कोई कंपनी है उसके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयज बेनिफिट, हर कंपनी ने एटलीस्ट एक पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट अपने एम्प्लॉयज को देना होता है। अगर किसी कंपनी के ऊपर कोई पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट नहीं है, फॉर एग्जांपल प्रोविडेंट फंड नहीं है, ग्रेचुइटी नहीं है या रिलेटेड फैक्टर में कोई और चीज नहीं है, तो उस कंपनी की लॉ के साथ क्या है, नॉन कंप्लायंस है। When there is a non-compliance with laws and regulation, the impact will be on your report as well. तो we have to understand the legal requirement, because legal requirement के बगैर आप ऑडिट किसी कंपनी का नहीं कर सकते। तो ये प्लानिंग फेज के ऊपर आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि जाहिर बात है उसकी बेस के ऊपर आप अपनी अप्रोच बनाएंगे एंड अकॉर्डिंगली यू विल परफॉर्म द प्रोसीजर्स। देन देयर इज रिस्क असेसमेंट इंक्लूडिंग ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी इंटरनल कंट्रोल्स। याद होगा आप लोगों को कल हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन की थी, इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू मैं आपको दोबारा दे दूं। जब आप काम ऑडिट का स्टार्ट करते हैं तो एवरी कैप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज द एंटिटी रिस्क असेसमेंट। आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग पढ़ें, वहां से पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करें, आप क्लाइंट के साथ डिस्कशन करें, वहां से इश्यूज को आइडेंटिफाई करें, आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाएं, वहां से इश्यूज को आइडेंटिफाई करें, उसकी बेस के ऊपर आप अपनी अप्रोच बनाएं, बिकॉज वी हैव not much time to complete the audit but have the limited time।
हमारे पास लिमिटेड टाइम है, हमने उसमें लिमिटेड टाइम में अपने मैक्सिमम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके अपना ऑडिट कंप्लीट करना है। अब इस केस में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एनालिटिकल प्रोसीजर की बात करते हैं। अगर डाटा डेज में इंक्रीज हो गया, पिछले साल डाटा डेज थे 20, इस साल डाटा डेज हो गए 30, इसका मतलब क्या है? डाटा से रिकवरी पहले 20 दिन में हो रही थी, आप 30 दिन में हो रही है। इसके पीछे लॉजिक क्या हो सकती है? या कंपनी की जो पॉलिसी है क्रेडिट की वो चेंज हो गई है, या फिक्टिशियस सेल बुक कर दी है। देखें, अगर मैं फिक्टिशियस सेल बुक करूंगा तो उसकी रिकवरी तो नहीं होगी। जब उसकी रिकवरी नहीं होगी तो मेरे डेटर डेज क्या हो जाएंगे? इंक्रीज। इसका मतलब क्या है? फ्रॉड फैक्टर यहां पे आइडेंटिफाई हो गया। दूसरी बात, अगर सेल मुझे क्रेडिट पॉलिसी में चेंज करना पड़ा है तो व्हाट इज द रीजन? मुझे क्रेडिट पॉलिसी क्यों चेंज करनी पड़ी है? क्या मेरी प्रोडक्ट वायबल नहीं रही? क्या मार्केट में नया कंपटीशन आ गया? देखें, कोई कंपनी क्यों अपनी क्रेडिट पॉलिसी को इंक्रीज करेगी? नुकसान है ना। तो इसका मतलब क्या है कि या तो कंपटीशन आ गया मार्केट में, या हमारी प्रोडक्ट क्या हो गई है? ऑब्सलीट। अगर मार्केट में कंपटीशन आ गया तो इसका रिस्क क्या है? सोचें जरा। कस्टमर लॉस, वेरी गुड। कस्टमर मेरे चले जाएंगे। अगर कस्टमर चले जाएंगे तो क्या सेल होगी? अगर सेल नहीं होगी तो क्या कैश फ्लो जनरेट होंगे? अगर कैश फ्लो नहीं जनरेट होंगे तो क्या कंपनी अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सकेगी? जब कंपनी अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ नहीं कर पाएगी तो फिर क्या होगा? वाइंडिंग अप की तरफ बात जाएगी। जब वाइंडिंग अप की तरफ बात जाएगी तो क्या होगा? गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनअप्रोप्रिएट हो जाएगी। अब दूसरी एग्जांपल इसे एक साथ सुने। कंपटीशन आया, मार्केट में लोगों ने शिफ्ट करना शुरू कर दिया टुवर्ड द अदर कंपेटिटर। उससे प्राइसेस क्या हो गई आपकी? रिड्यूस। कॉस्ट आपकी क्या है? ज्यादा। कॉस्ट कम है, कॉस्ट ज्यादा है, उसकी एनआरवी कम है, तो क्या लॉस बुक करना पड़ेगा आपको? एनआरवी लॉस बुक करना पड़ेगा। अब हमने ये क्या की है? वी जस्ट गॉट सर्टेन अंडरस्टैंडिंग्स फ्रॉम द एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड देन वी प्रिपेयर्ड आवर अप्रोच अकॉर्डिंगली। हमने उसकी बेस पे अपनी अप्रोच बनाई है कि भाई यहां पे ये रिस्क हो सकता है, इस रिस्क की बेस के ऊपर हमने अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना है। These all are the planning related issues. प्लानिंग पे ये काम करेंगे तो you will concentrate towards the high risk areas. When you will concentrate towards the high risk areas, then you will plan and perform the audit accordingly. Directional ठीक तरीके से काम आप फिर करेंगे। सोचना इस तरीके से। ये जो एग्जांपल्स मैं बार बार हर चीज के साथ एक एग्जांपल को लिंक करता हूं, द ऑब्जेक्टिव इज ओनली कि आप लोगों को सोचने की सलाहियत इस तरीके पे आ जाए कि हम जब भी कोई चीज पढ़ें, चाहे ऑडिट के अलावा भी कोई चीज पढ़ें, तो हम अपने दिमाग को उस डायरेक्शन में लेके चलें कि ये ऐसे होगा तो फिर ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है। डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ चीजों को देखना जो होता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसके अंदर फिर जो काम होते हैं, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, पेस्ट एनालिसिस का नाम आपने सुना होगा। पॉलिटिकल फैक्टर्स को देखें, इकोनॉमिकल फैक्टर को देखें, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर को देखें, लीगल फैक्टर को देखें। आप अपने इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्यों ऑडिट के साथ लिंक्ड है, यहां से भी आपकी रिस्क असेसमेंट होती है। फॉर एग्जांपल लीगल की बात करते हैं, कोई नया लॉ आ गया कि आपने स्मोक डिटेक्टर लगवाने हैं। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ। लीगल अंडरस्टैंडिंग ली, वहां से आपको पता चला कि स्मोक डिटेक्टर लगने चाहिए। अब कंपनी ने क्या उसकी प्रीमियम बुक की है या नहीं की? कहां से पता चला? लीगल फैक्टर को समझने से। आगे चलते हैं, सोशल फैक्टर। आपको अच्छा, फिर हम डिस्कस करते हैं सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर मेरे ऑडिट प्लानिंग पे किस तरह से इशू करते हैं। आप लूडो की गेम देखी थी, पहले लूडो किस में आती थी? हार्ड फॉर्म में आती थी। हार्ड फॉर्म में आती थी ना, उस पर लोग खेलते थे। अब एक कंपनी है जो लूडो बनाती थी, अब क्या लूडो बिकती है वो वाली हार्ड फॉर्म में? सारे किस पे शिफ्ट हो गए हैं? मोबाइल पे। तो चेंज क्या आया है? सोशल डायनामिक्स में चेंज आया है, लोगों के अपने बिहेवियर्स में चेंज आया है, सोशल जो इंटरेक्शंस में चेंज आया है। उसकी वजह से वो कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं क्या हो गई हैं? ऑब्सलीट। आपको बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूं नोकिया की। नोकिया आज मार्केट में एग्जिस्ट करती है, क्यों नहीं करती? क्योंकि सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज आया। सोशल पहले टेक्नोलॉजिकल चेंज आया, उसकी वजह से सोशल चेंज भी आ गया। टेक्नोलॉजिकल चेंज क्या आया? लोगों ने कीपैड से उस पे चले गए टच स्क्रीन पे, टच स्क्रीन से किस पे चले गए? ऑपरेटिंग सिस्टम पे या एंड्रॉइड सिस्टम पे चले गए। अब नोकिया ने क्या किया? अपने आप को उस टेक्नोलॉजी के साथ एडवांस नहीं किया। आज मार्केट में कहीं एग्जिस्ट करते हैं? नहीं। तो जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, दे आल्सो इंपैक्ट द कंपनी।
आपने इन टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स को कंसीडर करना है व्हाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ द कंपनी कि क्या किसी टेक्नोलॉजी की चेंज की वजह से हमारे किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई इंपैक्ट आता है या नहीं आता। ये बात समझाइए आप लोगों को। इस और एग्जांपल भी काफी ज्यादा इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ज्यादा इंपैक्ट करती हैं टू द कंपनीज इन द आईटी सेक्टर। जो आईटी सेक्टर्स में लोगों ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज रिकॉर्ड की होती हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है, क्योंकि जाहिर बात है जो आप टेक्नोलॉजी तो एडवांस बहुत जल्दी होती है, तो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ अगर अपने आप को कोप अप नहीं करते तो आप ऑब्सोलीट हो जाते हैं। आगे इसी तरह से पोर्टर 5 फोर्सेज हैं, स्पेसिफिक इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, सप्लायर्स की अंडरस्टैंडिंग ले लें, कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग ले लें और बिजनेस के प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग ले लें। अब आपके ज़हन में आ गया कि मैं बिजनेस के प्रोसेस को क्यों समझूं? क्वेश्चन तो आता है। देखें, अगर आपको बिजनेस के प्रोसेस से मतलब क्या होता है, आप लोगों ने एमएफए पढ़ा, पता होगा आप लोगों को। व्हाट इज बिजनेस प्रोसेस? बिजनेस प्रोसेस होता है कि कंपनी, नेचर वाली बात ठीक है, कंपनी करती क्या है। हमेशा एक बात याद रखनी है, जब प्रोसेस की बात करते हैं तो 3 बातें होती हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ये बिजनेस का प्रोसेस होता है। इनपुट क्या है जी? इकोनॉमिक्स में पढ़ी होंगी चीजें आपने, वैसे आप लोग भूले हुए। इनपुट्स क्या होते हैं जी? रॉ मटेरियल, वेरी गुड। रॉ मटेरियल क्या है आपका? इनपुट। लेबर क्या है? इनपुट। इनपुट है ना, लेबर आप लगा रहे हैं ना पहले, प्रोसेस तो बाद में आएगा। प्रोसेस क्या है? प्लांट। वो प्लांट जिसके थ्रू प्रोडक्ट बन रही है। एंड आउटपुट क्या है? फिनिश प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट। अब मैं बिजनेस के प्रोसेस को क्यों समझूं? अगर इनपुट ही मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इनपुट से मुराद क्या है? मटेरियल और लेबर। एग्जांपल के तौर पर 2 ही लेते हैं, या तीसरे नंबर पे आप कैपिटल ले लें। मटेरियल, लेबर और कैपिटल। मेरे पास मटेरियल अवेलेबल नहीं है। हम इंडिया से इंपोर्ट करते थे, इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, उन्होंने क्या किया, हमारी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बैन लगा दिया। बैन क्या लगाया जी कि आप इंडिया से इंपोर्ट नहीं कर सकते। अब इंपोर्ट बंद हो गई। इंपोर्ट बंद हो गई तो क्या मेरा बिजनेस चलेगा? मेरे पास इनपुट ही नहीं है तो क्या प्रोसेस होगा? जब प्रोसेस ही नहीं चला तो क्या आउटपुट होगा? नहीं। अब यहां पे रिस्क क्या है? अब एक एग्जांपल चलते हैं। इनपुट नहीं मिला, प्रोसेस नहीं चला, प्लांट क्या हो गया? आइडल। प्लांट क्या हो गया? आइडल। आइडल कोई चीज होती है तो आईएस 36 में क्या बात है इसके बारे में कि देयर इज अ इंडिकेशन ऑफ द इंपेयरमेंट। तो इंडिकेशन ऑफ द इंपेयरमेंट क्या होगी? ट्रिगर होगी फौरी तौर पे। जब इंडिकेशन ऑफ, यहां पे इंपेयरमेंट है तो आउटपुट जब जनरेट ही नहीं हो तो क्या सेल होगी? जब सेल नहीं होगी तो कंपनी को किस चीज का इशू आ जाएगा? लिक्विडिटी कंसर्न्स का भी इशू आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से और एग्जांपल इसमें ले लें। अगर आपने एक कंपनी बनाई जाके बलूचिस्तान के किसी एरिया में, वहां पे अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, वहां पे आपको थ्रेट मिला कि अपनी कंपनी को खाली कर दें, अदरवाइज यहां पे मसला हो जाएगा आप लोगों को। जितने एम्प्लॉइज थे वो सारे वहां से उठे, छोड़ के चले गए। अब हमारे पास क्या एम्प्लॉइज मौजूद हैं? क्या वो काम करेंगे? अगर काम नहीं करेंगे तो क्या प्रोसेस चलेगा? अगर प्रोसेस नहीं चलेगा तो क्या आउटपुट बनेगा? नहीं। तो ये इसलिए बेटा हमें एक ब्रीफली अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं, इसके अंदर बहुत डिटेल डिस्कशन होगी। बिजनेस के प्रोसेस को समझ के हम अपने रिस्क असेसमेंट्स को करते हैं, क्योंकि जब तक हमें बिजनेस का प्रोसेस ही नहीं पता, मेरे पास रॉ मटेरियल की नेचर क्या है, मेरी लेबर कहां से आती है, कैपिटल कहां से आता है, वर्किंग कैपिटल की क्या रिक्वायरमेंट है, मेरी प्लांट की टेक्नोलॉजी क्या है। प्लांट की टेक्नोलॉजी से बाद में एग्जांपल देता हूं आपको। सीमेंट सेक्टर का तो पता ही होगा आपको। सीमेंट सेक्टर में 2 तरह की टेक्नोलॉजीज पाई जाती थी। कितनी टेक्नोलॉजीज थी? 2 तरह की। एक थी वेट सीमेंट टेक्नोलॉजी और दूसरी थी ड्राई सीमेंट टेक्नोलॉजी। अब दोनों में क्या है? ड्राई खुश्क और वेट गीला। मुझे एक चीज बताएं कि चलें पहले मैं थोड़ा सा प्रोसेस आपको बताता हूं। सीमेंट बनता किस तरीके से है? रॉ मटेरियल आता है लाइमस्टोन, जिप्सम, क्ले और सैंड। ये पत्थर नहीं होते, पहाड़ी पत्थर, ये आपकी जो जिप्सम, जो चूना जिसे कहते हैं आप, और फिर उसके बाद क्ले मट्टी और सैंड रेत, इन सारों को मिक्सचर करके इनको छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स दानों में कन्वर्ट किया जाता है थ्रू द हैमर्स। बड़े बड़े थोड़े लगे होते हैं और छोटे छोटे दानों में कन्वर्ट करते हैं। इस मटेरियल को फिर आगे एक बर्नर लगा होता है जिसको कहा जाता है किलन। क्या कहा जाता है? किलन। किलन होता है बर्नर। उसके अंदर क्या किया जाता है? बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उसको बर्न किया जाता है पत्थर को। जब बर्निंग करते हैं
तो वो बन जाता है क्लिंकर। क्या बन जाता है? क्लिंकर। क्लिंकर को फिर आगे क्रश करते हैं, उसमें जिप्सम या लाइमस्टोन की थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करते हैं, तो क्या बन जाता है आपका? सीमेंट। यानी कि वो जो क्लिंकर बना उसको ग्राइंड किया, उसके अंदर थोड़ा सा 5% जिप्सम ऐड करते हैं, तो क्या बन जाता है आपका? सीमेंट बन जाता है। अब जो टेक्नोलॉजी है वो एक वेट सीमेंट टेक्नोलॉजी है, दूसरी कौन सी है? ड्राई सीमेंट। अब इसमें मुझे बताएं पत्थर की क्या कॉस्ट होगी? मिनिमम समझो जीरो तो नहीं होती, मतलब बहुत मिनिमम। मट्टी की क्या कॉस्ट होगी? रेत की क्या कॉस्ट होगी? तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है नहीं। तो कॉस्ट किस चीज की है? बर्निंग की कॉस्ट है। किस चीज की कॉस्ट है? बर्निंग की कॉस्ट है। क्योंकि बर्निंग किससे होगी? फर्नेस ऑयल से होगी या नहीं, बर्निंग मेन होती है कोल से। कोल और पेट कॉक। कोल होता है ग्रे सीमेंट के लिए और पेट कॉक होता है आपका यूज व्हाइट सीमेंट के लिए। दो तरह के सीमेंट होते हैं। अब अगर ड्राई सीमेंट टेक्नोलॉजी है तो मुझे उसमें क्या करना पड़ेगा? बर्निंग कम करनी पड़ेगी, ऑलरेडी एक मटेरियल ड्राई है, उसमें कोई मसला तो नहीं है। अगर वेट सीमेंट टेक्नोलॉजी होगी तो उसमें क्या करना पड़ेगा? बर्निंग ज्यादा करनी पड़ेगी। मुझे बताएं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस में ज्यादा होगी? आपने बताना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस में ज्यादा होगी? वेट सीमेंट टेक्नोलॉजी में कॉस्ट ज्यादा है या ड्राई सीमेंट टेक्नोलॉजी में कॉस्ट ज्यादा है? ड्राई में कॉस्ट ज्यादा है जी, ड्राई में ज्यादा होगी। ओ भाई मुझे बताओ कि यहां पे एक रुमाल को गीला करो और एक रुमाल खुश्क अपने पास रख लो, किसको सुखाने में ज्यादा टाइम लगेगा? गीले रुमाल को ज्यादा टाइम लगेगा ना। तो जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतनी ज्यादा क्या लगेगी आपकी? कॉस्ट। तो जितनी ज्यादा कॉस्ट लगेगी उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? हाई। नहीं समझ आ रही बात की? ऊपर से तो नहीं गुजरी भाई मेरे? क्या क्या नो क्या समझ आ रही है? आखिरी बात बता दो। वेट सीमेंट की वेट टेक्नोलॉजी की जो है कॉस्ट ज्यादा होती है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसमें आपकी ज्यादा होती है। अब हुआ क्या, 2008 में जो कंपनीज की टेक्नोलॉजी थी ना, उन्होंने कुछ कंपनियों ने चेंज कर ली। चेंज किस तरह से कर ली? उनके पास वेट सीमेंट टेक्नोलॉजी थी, उन्होंने उसको ऑब्सलीट किया, खत्म किया, उसकी जगह पे वो ड्राई सीमेंट टेक्नोलॉजी पे चले गए। जैसे वो ड्राई सीमेंट टेक्नोलॉजी पे गए उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एकदम नीचे चली गई। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एकदम नीचे चली गई तो उन्होंने कहा ये तो बेहतरीन काम हो गया, उन्होंने अपनी सेल प्राइसेस भी कम कर दी। अब मार्केट में क्या हुआ? दो काम हुए। एक वो कंपनीज थी जिन्होंने उस टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को चेंज नहीं किया, आज वो मार्केट में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? उनकी जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी उससे कम मार्केट में सेल प्राइस हो गई थी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 500 रुपए एक बोरी को बनाने के लिए मेरी कॉस्ट लग रही थी, तो मार्केट में जो सेल प्राइस हो गई थी वो 400 हो गई थी। तो क्या हुआ? वो कंपनियां आज कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, बंद हो गई। दूसरी बात क्या हुई कि जो प्राइस वॉर स्टार्ट हुई, जाहिर बात है आप 2000 अगर आप 5-6 में जाके देखें तो सीमेंट की बोरी 80 रुपए की भी मिलती थी, 100 रुपए की सीमेंट की बोरी मिलती थी। तो क्या हुआ था? इफेक्टिवली ये हुआ था, प्राइस वॉर स्टार्ट हो गई थी। उसका एक एडवर्स इंपैक्ट पूरी इंडस्ट्री के ऊपर और मार्केट पे आया था। अब देखें, जब तक आप किसी बिजनेस के प्रोसेस को नहीं समझेंगे तो आप उसको ऑडिट क्या करेंगे? आपको क्या पता कि यहां पे कौन से टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंसेस को देखना है, यहां पे मैंने कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करना है, किस तरीके से कंसीडर करना है? आप उसको ऑडिट ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज यू डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन। बात समझ आई? तो ये हमें बिजनेस के प्रोसेस को समझ के उसकी अंडरस्टैंडिंग को लेकर फिर हम अपना काम कंप्लीट करते हैं। एनीवे जी, मेरे लैपटॉप की चार्जिंग खत्म हो गई, तो इसलिए हम इस फाइल को ओपन कर लेते हैं अपने पास, इसमें मोबाइल पे। आप सबके पास फाइल मौजूद है ना? पक्की बात है? नहीं, अगर जरूरत हो तो हम कर सकते हैं, नॉर्मली जरूरत नहीं होती। मैं एक्सपर्ट की भी बात करूंगा आपके साथ, इसी सेक्टर की बात कर लेते हैं। प्रोसेस मैं वही बात बताता हूँ ना अभी आपको। प्रोसेस के लिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं फादर, मुझे अब जितनी चीजें पता है तो आप मुझे ये नहीं कह सकते कि मैं टेक्निकल बंदा हूं, लेकिन ऑडिट में इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको मिल ही जाती है। हाँ, जहां पे जरूरत पड़ेगी वो भी बात करते हैं। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी से इन्होंने कहा जी एक्सपर्ट की बात लिंक किया सेम इसी प्रोसेस के साथ। मैं इसी एग्जांपल के साथ एक और एग्जांपल ऐड करता हूं। फॉर एग्जांपल आप लोग एयर एंड पे स्टॉक काउंट करने चले गए सीमेंट सेक्टर का। किसका स्टॉक काउंट करने गए जी? आप सीमेंट सेक्टर का आपने स्टॉक काउंट करना है। तो जब तक मेरी वही प्लानिंग कर रहे हैं ना आज हम,
तो मुझे यहां पे ये डिसाइड करना है कि यहां पे मुझे किसी एक्सपर्ट की जरूरत होनी है या नहीं होनी। मुझे बताएं जो लाइमस्टोन है वो किस तरह पड़ा होगा, किस तरह पड़ा होगा लाइमस्टोन? ओपन यार्ड में पड़ा होगा, खुले मैदानों में बड़े बड़े पाइल्स बन के पड़ी होंगी। कोल किस तरह से पड़ा होगा? ओपन यार्ड में। क्लिंकर किस तरह से पड़ा होगा? ओपन यार्ड में। ओपन यार्ड से मुराद के खुला ग्राउंड। सीमेंट किस में पड़ा होगा? साइलो में। साइलो, साइलो होते हैं बड़े बड़े, अगर आप सीमेंट कंपनियां देखें तो उन्होंने बड़ी बड़ी टैंकियां बनाई होती हैं, कोई 100 फुट लंबी टैंकियां होती हैं, उनको क्या कहता है? सीमेंट के साइलोस कहा जाते हैं। अक्सर आप सीमेंट सेक्टर को देखें ना, किसी सीमेंट कंपनी को देखेंगे तो उनके बड़े बड़े पिलर्स नजर आएंगे आपको। पिलर्स नहीं होते, वो टैंकियां होती है, इसके अंदर सीमेंट स्टोर होता है। फ्यूल किस तरह से करेंगे आप? फ्यूल होता है टैंक्स के अंदर। चलिए अब आप मुझे बताएं, कोल पड़ा हुआ है ओपन यार्ड में, आपने स्टॉक काउंट करना है कि मेरे पास कोल की कितनी क्वांटिटी मौजूद है। मैनेजमेंट कहती है हमारे पास 100 टन का कोल मौजूद है। मैनेजमेंट क्या कहती है? हमारे पास 100 टन का कोल मौजूद है। आप किस तरह से वेरीफाई करेंगे? बोरियां में नहीं है, ओपन यार्ड में पड़ा हुआ कोल, खुले मैदान में पड़ा हुआ है, ऐसे पड़ा हुआ है, इधर पड़ा हुआ है, इधर पड़ा हुआ, उधर पड़ा हुआ है। सारों से सवाल करना जरा मुझे। हाँ जी, कैसे करेंगे इसको? आता हूं आपके ऊपर। नहीं यार, आसान हल करते हैं ना। मैं वहां से एक बलकर मंगवाऊंगा, एक साथ क्रेन मंगवाऊंगा, साथ एक बड़ा सा तराजू मंगाऊंगा, उसे कहूंगा यार ये आओ इसको इसमें डालो, उसको वेट करो और वेट करके इधर फेंकते जाओ। 1 महीना लग जाएगा सुकून से। मैं वहां पे बैठा हूँ, खुद भी काला से आओ गया हूँ कोयले के अंदर, और जनाब काम भी सेट हो गया। ऐसे ठीक नहीं है? क्या चीज? एक यार्ड को वेट करें और कहेंगे इसमें इतना तो इधर इतना होगा, इधर इतना होगा, ऐसे कर लें। तकरीबन ऐसे ही। तो वो तो फिजिकल पढ़ा हुआ या नहीं पढ़ा, मसला तो फिजिकल का है। किताबों में तो जो मर्जी आप दिखाएं, परचेज तो जितना मर्जी आप दिखा दें, परचेज तो ठीक ही होगी आपकी। एक्चुअली फिजिकल इतना स्टॉक पड़ा या नहीं पड़ा, दिस इज द इशू। तो रीजनेबल के लिए है ना। मैं कौन सा कह रहा हूं कंडा मंगा के वहां पे बिठा दो उसको। हाँ भैया आप बताओ, आपने सबसे पहले बात स्टार्ट की थी। वॉल्यूम मेजर करेंगे। वॉल्यूम मेजरमेंट से मुराद क्या होता है? आप भी कुछ बात कर रहे थे इसमें की। वॉल्यूम मेजरमेंट की बात इन्होंने बड़ी अच्छी की है। मैथमेटिक्स किसने पढ़ा हुआ है एफएससी में? 1 2, बाकी बायो वाले हैं सारे। आप लोग बायो, लड़कियां हमेशा बायो वाले। एमडी कैट में रह गई होंगी आप लोग। हाँ जी, मैथ किसने पढ़ा हुआ? सच सच बोल दे, कोई बात नहीं। मैथ में चैप्टर नंबर 6 पढ़ा आपने एफएससी का? क्या चीज? अच्छा, एग्जांपल क्या है जी? एरिया की मेजरमेंट होती है। एरिया मेजरमेंट क्या होती है? लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट इनटू डेंसिटी। लेंथ क्या है कि मेरा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जी मेरा यहां से लेकर वहां तक कोल पड़ा हुआ है, इसको मेजर करें, ये क्या इसकी लेंथ है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ये 20 फुट है, 20 फुट क्या होगी इसकी लेंथ। विड्थ कितनी है? चौड़ाई में कितना है? इधर से इधर मैंने कहा 15 फुट। 20 फुट इसकी क्या है लेंथ, 15 फुट इसकी क्या है चौड़ाई। अब हाइट पे क्वेश्चन आएगा, हाइट क्या है उसकी? हाइट होती है बेसिकली वो जो पाइल्स पड़ी हैं, जाहिर बात है कोई 5 फुट की होगी, कोई 2 फुट की होगी, कोई 3 फुट की होगी। इस केस में फिर हम क्या करते हैं, एक्चुअली 2-3 को मेजर करते हैं और उनका फिर एवरेज ले लेते हैं। ये दूसरी बात क्या होती है, लेजर टेक्नोलॉजी एक होती है, उस लेजर टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उसकी हाइट मेजर कर लेते हैं, इवन लेंथ भी मेजर हो जाती है। हमें पता चला जी कि हाइट जो है वो 2 मीटर की है। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? वॉल्यूम। 1 क्यूबिक फुट के अंदर, 1 क्यूबिक फीट के अंदर कितना मटेरियल आता है, उसको क्या करते हैं, उस मटेरियल को एक उन्होंने अपना मेजरमेंट का टूल बनाया तो उसमें डालते हैं, उसको फुल कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करने के बाद उसको निकाल के उसका वेट कर लेते हैं, तो वो होती है डेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जी 1.5 डेंसिटी है। इसको मल्टीप्लाई कर लें 20 को 15 से, 15 को 200 टन का मेरा क्या पड़ा हुआ है, स्टॉक पड़ा हुआ है। ये क्या है? ये एरिया मेजरमेंट है। अब यहां पे मुझे क्या जरूरत पड़ेगी? यहां पे मुझे एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज मैं इंजीनियर नहीं हूं। ये किसका काम है? सिविल इंजीनियर्स का काम है। ये मेरा काम
नहीं है, लेकिन मैं इसको, मुझे क्यों पता है, क्योंकि जब मैं ऑडिट किया था तो मैंने उनके काम को समझा था। इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल कौन शेप में पड़ा हुआ है, कौन शेप यही होती है, कौन शेप में पड़ा हुआ है, तो कौन शेप के अंदर मेजरमेंट किस तरह से करेंगे। जो क्लिंकर होता है कौन शेप में पड़ा होता है। कौन शेप क्या होती है, उन्होंने एक बड़े बड़े इस तरह से डोम्स बनाए होते हैं, उन डोम्स के अंदर गिरते आके तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, कौन की शेप बन जाती है। तो कौन के अंदर क्या है, नीचे एक सर्कमफ्रेंस है, एक ये वाली हाइट है, एक ये हाइट है, एक इसके ओवरऑल वॉल्यूमनाइज है। तो इसकी अपनी एक टेक्निक है और टूल है जिसके थ्रू पूरे फार्मूलाज के थ्रू इसकी भी मेजरमेंट हो जाती है कि मेरे पास जो स्टॉक है वो इस कौन शेप में कितना पड़ा हुआ है। इस तरह से अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल फ्यूल है, फ्यूल किस में पड़ा था, टैंक्स में, तो क्या मैं टैंक में जो है वो पेट्रोल निकाल लूँ, उसको वेट करूँ और फिर उसको अंडर कर दूँ, ऐसे नहीं। उसमें फिर क्या डिप ली जाती है। डिप क्या होती है, डिप राड्स होते हैं, लंबे लंबे राड्स में डिप राड को एंटर करते हैं, उसको निकालते हैं, देखते हैं कहाँ तक ऑयल लगा हुआ है, जितनी उसकी मेजरमेंट होती है उसकी फिर कैलकुलेशन कर ली जाती है। तो वहां से क्या निकल आता है, आपके पास उसका स्टॉक निकल आता है। देखें फिर वही बात है, जब तक मुझे एंटिटी के बिजनेस के प्रोसेस का ही नहीं पता तो क्या ये काम मैं कर सकता हूं। मुझे क्या पता कि मैंने कहां पे एक्सपर्ट को एंगेज करना है, कहां पे मेरी खुद अपनी एक्सपर्टीज है। स्टॉक, इवन स्टॉक अकाउंट के लिए मुझे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ गई है। तो अगर मेरे पास इस इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन नहीं है, बिजनेस के प्रोसेस की इंफॉर्मेशन नहीं, तो क्या मैं उसको ऑडिट कर सकता हूं? मैं ऑडिट नहीं कर सकता। आपके लिए सिर्फ एक लाइन है ये, लेकिन मैंने इसके साथ आपको कितनी चीजें लिंक करा दी हैं, अभी आपको चीज समझ नहीं आ रही। जब आप पढ़ेंगे ना इसको तो फिर हर चैप्टर में इसका कहीं ना कहीं आपको चीज लिंक मिलेगा। ये जिस तरह से बातें मैं आपको बता रहा हूं ये लिंकिंग है, ये सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल नहीं है। इस एग्जांपल मैंने कितने एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया है। अभी आपको इसलिए अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही एस्पेक्ट्स की, अभी आपको ऑडिट के स्टेप्स का पता ही नहीं है। फिर कहते जी कि अच्छा ओपन कर लीजिए अपने पास, जरा ओपन कर लीजिए आप लोगों ने। स्टेप 2 के ऊपर हैं हम, रिस्क असेसमेंट इंक्लूडिंग ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी इंटरनल कंट्रोल, जिसमें तीसरे नंबर पे कहता है मीटिंग विद सीएफओ, एचआर हेड, लीगल हेड, परचेज हेड एंड दो चार्ज गवर्नेंस। आप मीटिंग्स करें। जाहिर बात है मैंने आज ऑडिट को स्टार्ट करना है, ऑडिट को प्लान करना है, तो मैं क्या करूंगा, मीटिंग्स करूंगा। मीटिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आप लोगों ने एडमिशन लेना था तो आपने क्या प्रोसेस सबसे पहले किया, क्या चीज, आपने इंक्वायरी की। क्या की, इंक्वायरी। इंक्वायरी क्या होती है, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना। आप आए, नीचे वो बैठे होते उनका नाम क्या है, वो जो मिस्टर जमील साहब बैठे हुए थे काउंटर के ऊपर। आपने उनसे जाके इंक्वायरी की कि मैंने ऑडिट पढ़ना है। उन्होंने कहा जी कि हमारे पास 2 टीचर हैं, एक ये मिस्टर ए, एक मिस्टर बी। अब आप बताएं आपने कैसे पढ़ना है। अच्छा वो आपने फिर अपनी रिक्वायरमेंट दी, उन्होंने आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको सजेशन दी। उस सजेशन की बेस के ऊपर आपने एक प्री इंफॉर्मेशन ली। अब हुआ क्या, एक्चुअली अगर आप आते, आप बगैर इंफॉर्मेशन के किसी क्लास में बैठ जाते तो क्या आपने मुतमिन होना था? नहीं। क्यों नहीं मुतमिन होता? क्योंकि आपकी जो गोल्स हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आपका पर्पस है वो फुलफिल ही नहीं होना था। जब तक पर्पस ही फुलफिल नहीं होना था तो आपने कोई काम ही नहीं करना था। तो आपने सिर्फ एडमिशन लेना था, तो उसके लिए आपने क्या की, इंक्वायरी। आपने इंक्वायरी किसकी की, मैनेजमेंट की। उसके बाद क्या किया आपने, फिर आपने उस टीचर से रिलेटेड फीडबैक को भी चेक किया। फीडबैक किससे चेक किया, पीयर्स से। पीयर्स आपके सीनियर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने जिस सीनियर ने किसी टीचर से पढ़ा है, आप उससे पूछेंगे हाँ भी मुझे बताओ कि मैं क्लास लूँ या ना लूँ, क्लास लेता हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा है, क्लास नहीं लेता तो फिर नुकसान क्या है। वो प्रॉन्स एंड कॉन्स जैसे कहते हैं ना कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज, वो आप लोगों ने डिस्कस किए। उसके बाद आपने डिसीजन किया कि आपने क्लास लेनी है या नहीं लेनी। मुझे बताएं, अगर एक एडमिशन के प्रोसेस में इतना टाइम लगता है इंक्वायरी का और इन चीज़ों का, तो क्या ऑडिट के अंदर ये बातें नहीं होंगी? ये बातें फिर ऑडिट में भी होती हैं। जाहिर बात है आप इंक्वायरी करेंगे, किसकी इंक्वायरी करेंगे, आप इंक्वायरी का ऑब्जेक्टिव क्या है। अब आपके लिए कंपनी तो नहीं है, आपको तो कंपनी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। आप तो बेसिक उसके अकाउंट्स को रिव्यू कर सकते हैं मैक्सिमम। आप उसके बिजनेस के प्रोसेस, अगर आपके पास प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग है तो उसकी इंफॉर्मेशन कुछ आपके पास होगी। उस कंपनी के सर्कमस्टांसेस क्या आपके पास हैं? नहीं। वो सर्कमस्टांसेस किसके पास हैं? जिसका ऑलरेडी उसके ऊपर क्या है, एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस किसका है? मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट से जब हम इंक्वायरी करते हैं तो जो हमारा इंडस्ट्री का नॉलेज है, जो हमारे पास अपने प्रीवियस पास्ट एक्सपीरियंस का नॉलेज है, उस नॉलेज को हम क्या कर लेते हैं, उस कंपनी के सर्कमस्टांसेस के साथ लिंक कर लेते हैं और फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमने ऑडिट की अप्रोच को किस तरह से लेके चलना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कंपनी के सीएफओ के पास गया, कंपनी के
CFO के पास गए। किसके पास गया जी? CFO से क्या सवाल करूंगा मैं? सोच के बातें, कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा, कोई इशू नहीं। CFO से क्या सवाल करूंगा? वेरी गुड, वेरी गुड। कंपनी का हालात को कहते हैं स्टेटस। आज के दिन में कंपनी का स्टेटस क्या है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, ग्रोथ क्या हुई है ड्यूरिंग द ईयर की अपडेट दे दें। क्या दे दें आप हमें? अपडेट दे दें। अपडेट से क्या होगा? यू विल गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। फॉर एग्जांपल, आपने उस इंक्वायरी की, कंपनी के आप हालात बताते हैं, उसने कहा जी हालात तो सर जी मठ हैं। आपने कहा जी क्यों मठ हैं जी? ओ सर जी कोविड की वजह से ना हम मारे गए, कंपनी बंद हो गई थी, बिजनेस चला नहीं, हमारे पास ऑर्डर कैंसिल हो गए, ये हो गया, वो हो गया। अब आप बैठे हैं, आप क्या हैं? क्रिटिकल थिंकर। आप क्या हैं? क्रिटिकल थिंकर। आपने फौरी तौर बैठे बैठे सोचा अच्छा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए हैं, कस्टमर आगे फर्दर आ नहीं रहा, कंपनी का प्लांट बंद पड़ा हुआ है, कंपनी का प्लांट बंद पड़ा हुआ, तो फौरी तौर पर अच्छा कंपनी अगर प्लांट बंद पड़ा तो आइडल है तो इंपेयरमेंट है। फौरी तौर पर अच्छा अगर कंपनी का ऑपरेशन नहीं चाह रहा तो कैश फ्लोज नहीं है, लिक्विडिटी का इशू भी आ सकता है। अगर कंपनी की सेल नहीं हो रही तो अगर इन्वेंट्री पड़ी है तो इन्वेंट्री में क्या होगा? NRV भी आई होगी। अगर कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुए हैं तो हो सकता है वहां पे हमें पेनल्टी भी पे करनी पड़ी हो सकता है कि हमको डिलीवरी ना कर सके उस चीज को ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस। फॉर एग्जांपल कि ट्रांसपोर्टेशन का काम ही बंद हो गया था तो आप किस तरह डिलीवर करेंगे, तो आपको हो सकता है पेनल्टी भी पड़ गई हो। अब आपने क्या किया? आप बैठे थे शक्की मिजाज, क्लाइंट ने तो बात आपको बता दी, अब आपने उसकी बेस के ऊपर क्या किया? अपने जेहन में सवालात लेके आए और उसकी बेस के ऊपर आपने अपनी ऑडिट की क्या कर दी? प्लानिंग। फिर क्या करेंगे? जब एक्चुअली इंक्वायरी के बाद जब एक्चुअल आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे तो वहां से आप एक एक चीज को कोऑपरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है, उसके ऊपर पेनल्टी है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उस कस्टमर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिव्यू कर लेंगे कि पेनल्टी की क्लाज मौजूद है या नहीं है। अगर क्लाज ही मौजूद नहीं है उसके अंदर तो कोई मसला नहीं है, अगर क्लाज मौजूद है तो आप उस पॉइंट को पक्का कर लेंगे कि भाई इतनी पेनल्टी बुक करो। अगर आप इन्वेंट्री पड़ी ही नहीं है तो फिर NRV का भी इशू नहीं है। अगर इन्वेंट्री पड़ी है तो फौरी तौर पे आप इन्वेंट्री पड़ी है तो कहां से पता चलेगा आपको? स्टॉक अकाउंट से। आपने बाद में क्या किया? स्टॉक अकाउंट पता चला फिनिश गुड पड़ी है तो फौरी तौर पे आप क्या सवाल करेंगे? इंपेयरमेंट NRV का। अगर आप स्टॉक अकाउंट करने गए हैं, वहां पे आपको फिनिश गुड मिली ही नहीं है, तो आप उस सवाल को क्या कर देंगे? दफन। आप उस सवाल को दोबारा नहीं करेंगे। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग कहां से आई आपकी? इंक्वायरी से आई। बेसिक अंडरस्टैंडिंग कहां से आई? इंक्वायरी से आई। इंक्वायरी की बेस के ऊपर आपने सर्टेन प्रोसीजर परफॉर्म किए टू कंफर्म द मैटर्स आइडेंटिफाइड बाय द मैनेजमेंट, CFO। समझ आ गई बात? इस तरह से बाकी लोग भी हैं जिनकी इंक्वायरी होती है, प्रोडक्शन के हेड की इंक्वायरी होती है, उसमें फिर वही बातें दोबारा सेम बातें खुल जाएंगी। तो इसलिए बस आप इंक्वायरी को ध्यान में रखें। इंक्वायरी इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। फिर है जी ऑब्टेनिंग प्लानिंग एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करें। एनालिटिकल प्रोसीजर मैंने आपको बताए हैं, फर्स्ट रेशियो एनालिसिस कर लें। अभी मैंने डेटर की एग्जांपल आपको दी है कि डेटर डेज निकाल के चेक कर लें कि उसमें कोई प्लस माइनस हुआ है या नहीं हुआ, अगर हुआ है तो उसके साथ उसको लिंक कर लें। IT इन्वायरमेंट एंड IT कंट्रोल, इसके बारे में कल मैंने बहुत डिटेल डिस्कशन आप लोगों के साथ की थी, क्योंकि सिस्टम से जो इंफॉर्मेशन जनरेट होती है वो हमारे लिए उसकी रिलायबिलिटी को, उसकी कंप्लीटनेस को, उसकी एक्यूरेसी को टेस्ट करना हमारा क्या होता है जी? फर्ज होता है। तो उस फर्ज को पूरा करने के लिए हम IT और उसके IT के कंट्रोल्स के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। दैट आर आल्सो द पार्ट ऑफ द प्लानिंग फेज। फिर है जी प्रोसेस एक्टिविटीज एंड कंट्रोल ओवर असर्शंस। मैंने आपको बताया था एडमिशन का प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल आप एडमिशन लेने आते हैं तो एडमिशन का एक प्रोसेस है, क्लास में आके बैठते हैं, क्लास में बैठने का एक प्रोसेस है, अटेंडेंस का एक प्रोसेस है। ये सारे क्या है? कंट्रोल्स लगाए हुए मैनेजमेंट ने। उन कंट्रोल्स को भी आप क्या करते हैं? अंडरस्टैंड। क्योंकि अगर कंट्रोल इफेक्टिव हैं, देखें ना कंट्रोल क्या होते हैं? बार्स इंपोज बाय द मैनेजमेंट। बार क्या है? कि कोई बच्चा क्लास में बगैर एडमिट कार्ड के नहीं बैठ सकता। ये क्या है? ये कंट्रोल। अगर ये कंट्रोल इफेक्टिव है तो फिर क्या क्लास में कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस होगी? नहीं। अगर बीइंग ऑडिटर आपको ये पता चल जाए कि कंपनी के कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं तो आपके ऑडिट पे क्या इफेक्ट आएगा? अगर आपको ये पता चल जाता है कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं, कंट्रोल में कोई मसला नहीं है, कंट्रोल बहुत स्ट्रांग लगे हुए हैं, तो ऑडिट पे क्या इंपैक्ट आएगा? काम हमारे लिए क्या हो जाएगा? आसान। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा उसके ऊपर? बिल्डअप। अगर मुझे ये पता चल जाए कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं है, कंट्रोल इनफेक्टिव हैं, क्लास में अनऑथराइज बच्चे भी आके बैठते हैं, फी जो होती है वो डिपॉजिट ही नहीं होती, वहां से आपके पैसे निकल भी जाते हैं,
वहां पे 2 नंबरियां भी हो जाती हैं, फिर आपको कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा? जब कॉन्फिडेंस डाउन होता है तो फिर काम को ज्यादा करना पड़ता है या कम करना पड़ता है? ज्यादा करना पड़ता है। अगर कॉन्फिडेंस बेहतर हो तो फिर काम कम करना पड़ता है या ज्यादा? काम करना पड़ता है। अगर मेरा किसी कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए तो मुझे काम क्या करना पड़ेगा? कम। और अगर मेरा कॉन्फिडेंस क्या हो जाए? शैटर्ड, मेरा कॉन्फिडेंस क्या हो जाए? खत्म, तो फिर काम क्या करना पड़ेगा? ज्यादा। तो इसलिए कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करके हम अपने काम को कम करना है या ज्यादा करना है उसके बारे में हम क्या करते हैं? अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। फिर है जी रिस्क असेसमेंट एंड प्लानिंग डिस्कशन। ये अभी डिस्कस जितनी बातें की हैं सारी इसमें इंक्लूड होती हैं जी। रिस्क आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट एंड रिस्पॉन्स। रिस्क आइडेंटिफिकेशन, कंपनी का बिजनेस बंद हो गया, बिजनेस बंद हुआ, ये क्या है? इंडिकेटर। अब आपने इसके पीछे जाके रीजन चेक की। रीजन क्या है? रीजन ये है टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस। ये टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस की वजह से कंपनी का बिजनेस बंद हो गया क्योंकि कंपनी ने अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट नहीं किया। इसकी वजह से रिस्क क्या है? एक बिजनेस का रिस्क है और दूसरा किसका रिस्क है? ऑडिट का रिस्क है। बिजनेस का क्या रिस्क है? बिजनेस बंद हो जाएगा, बिजनेस बंद हो जाएगा। ऑडिट का क्या रिस्क है? बिजनेस बंद होगा, गोइंग कंसर्न के मुताबिक अकाउंट्स बने हैं या नहीं बने, इन्वेंट्री पड़ी थी उसकी एनआरवी रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई, प्लांट था उसकी इंपेयरमेंट रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई, डेटर्स थे उनकी आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को क्रिएट किया है या नहीं किया। ये क्या है? ये आपके ऑडिट के रिस्क हैं। ऑडिट के रिस्क के बैक एंड पे क्या है? ऑडिट के रिस्क के बैक एंड पे क्या है? बिजनेस का रिस्क है। बिजनेस का रिस्क क्या है? कि बिजनेस अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाएगा। उस बिजनेस के रिस्क की वजह से क्या बनता है? ऑडिट का रिस्क बनता है। बिजनेस का रिस्क आइडेंटिफाई करना और उसके साथ रिलेटेड ऑडिट के रिस्क आइडेंटिफाई करना एंड देन उनके रिस्पॉन्स बनाना। रिस्पॉन्स क्या है? कि हम इसको किस तरीके से डील करेंगे। कल मैंने एग्जांपल भी दी थी आपको। अगर एनआरवी की बात की जाए तो एनआरवी को किस तरह से डील करेंगे आप क्लाइंट से क्या कहेंगे? हमें क्या दे दें? हमें प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप दे दें, उनकी कॉस्ट का ब्रेकअप दे दें, उनकी सेलिंग प्राइसेस का ब्रेकअप दे दें, उनके ऊपर फर्दर को कॉस्ट लगनी है सेल करने की उसका ब्रेकअप दे दें। उसकी बेस के ऊपर आप चेक कर लेंगे कॉस्ट वर्सेस एनआरवी। कॉस्ट को आप रिकैलकुलेट करके चेक कर लेंगे, एनआरवी को आप सब्सिक्वेंट सेलिंग प्राइसेस से चेक कर लेंगे। तो ऑडिट के क्या हो गया? ये रिस्पॉन्स है। ये क्या है आपका? रिस्पॉन्स। ये बात लिखे ना कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट एंड रिस्पॉन्स, दिस इज बेसिकली द होल प्रोसेस कि आप रिस्क आइडेंटिफाई करें, उसके ऊपर आप ऑडिट का रिस्क आइडेंटिफाई करें और फिर उसके ऊपर क्या करें? आप अपना रिस्पॉन्स बनाएं। रिस्पॉन्स इज अप्रोच कि हम उस रिस्क को किस तरीके से डील करेंगे। मैंने कहा था ना प्लानिंग पे हम प्रोसीजर डिजाइन कर लेते हैं और परफॉर्मेंस पे हम जाके उसको परफॉर्म करते हैं। तो ये डिजाइनिंग ऑफ द प्रोसीजर की बात हो रही है। फिर कहते हैं जी ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेटेड पार्टी। आप रिलेटेड पार्टी की अंडरस्टैंडिंग लें। रिलेटेड पार्टी के बारे में मैंने कहा आपको एग्जांपल भी दी थी, लोन वाली कैश फाइनेंस हमने लिया हुआ था कंपनी के पास इन्वेंट्री कम हो गई, कंपनी ने उठाई अपने रिलेटेड पार्टी से इन्वेंट्री और अपने गोदाम में शो करा दी। तो रिलेटेड पार्टी कौन थे? वो लोग थे जिनके ऊपर आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इन्फ्लुएंस की वजह से फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है। तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को असेस करने के लिए हमको रिलेटेड पार्टीज को भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है। ये बात समझ आई आप लोगों को? ऊपर से तो नहीं गुजर गई? क्लियर है जी? फिर है जी फ्रॉड। अच्छा, फिर उसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑडिट एक्सपर्ट है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लीगल एक्सपर्ट है। लीगल एक्सपर्ट की इन्वॉल्वमेंट कहीं पे जरूरी है, यानी अभी डिस्कशन भी की थी, लॉ के मैटर्स होंगे तो वहां पे लीगल एक्सपर्ट की जरूरत होती है। ऑडिट एक्सपर्ट, ऑडिटर एक्सपर्ट वो होते हैं जो ऑडिटर को हेल्प आउट करते हैं, उनकी जरूरत है या नहीं है। फिर ऑडिट स्ट्रेटजी बनानी होती है। फ्रॉड कंसिडरेशन, फ्रॉड के रिलेटेड प्रोसीजर आपने डिजाइन करने होते हैं। यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट, अगर हर कंपनी के अंदर पास अपना एक इंटरनल ऑडिट फंक्शन भी होता है अक्सर औकात, तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम को आपने यूज करना है या नहीं करना, या किस तरीके से यूज करना, वो भी आप प्लानिंग पे डिस्कस कर लें। असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न की असेसमेंट भी करें कि कंपनी गोइंग कंसर्न है भी या नहीं है, उसके रिलेटेड मैटर्स को भी आप देखें। अब ये सारे जब आप काम कर लेंगे तो आपकी प्लानिंग क्या हो जाएगी? कंप्लीट। अब यहाँ पे आपने रिस्पॉन्स आपने बना लिए हैं, यहाँ पे आपने अपनी अप्रोच बना ली है। अब अप्रोच को करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? परफॉर्मेंस। अप्रोच को करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? परफॉर्मेंस। आगे स्टेप नंबर 3 पे आ जाएं जी। प्रोसेस स्टेप नंबर 3 पे आ जाएं। स्टेप नंबर 3 में है जी 2 तरह के प्रोसीजर, ग्रीन हाईलाइटेड आपको नजर आ रहे होंगे। एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल है और दूसरे क्या है? सब्सटेंटिव टेस्टिंग है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल से क्या मुराद है? कि वो कंट्रोल्स जिनको आपने असेस करके उनको कहा था इफेक्टिव हैं, वो तो आपने किसी एक ट्रांजेक्शन की बेस पे कहा था। अब आप एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन को असेस करके चेक करें कि कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं या नहीं है। यहां पे अगर कंट्रोल इफेक्टिव होंगे तो जो नीचे सब्सटेंटिव टेस्टिंग है ये क्या हो जाएगी? कम। ओपन आपके पास नहीं है ये डॉक्यूमेंट?
तो किसी के साथ बैठ जाओ। जब टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या हो जाएंगे आपके इफेक्टिव, तो उसकी बेस के ऊपर सब्सटैंटिव प्रोसीजर क्या हो जाएंगे कम। अब ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो मैंने आपको बता दी है। सब्सटैंटिव प्रोसीजर क्या होते हैं, अभी हमारा ये रिलेटेड नहीं है, सिर्फ आप इसको इस हद तक ही रखें जिस हद तक ये लिखा हुआ है कि आप फेमिलियर हो सिर्फ नाम के साथ कि सब्सटैंटिव। ऑडिटर के दो तरह के प्रोसीजर होते हैं, एक कंट्रोल टेस्टिंग होती है और दूसरी सब्सटैंटिव टेस्टिंग होती है। बस आपने इतना याद रखना है। ये होते क्या हैं, ये करते काम किस तरीके से हैं, इसमें प्रोसीजर क्या होते हैं, या हम आगे जाके जब चैप्टर की डिस्कशन करेंगे उसमें हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। इसलिए स्टेप नंबर 3 पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे, क्योंकि स्टेप नंबर 3 जो है अभी रिलेटेड हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। फिर स्टेप नंबर 4 है जी, स्टेप नंबर 4 है स्पेसिफिक प्रोसीजर बिफोर इशुएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट को इशू करने से पहले कुछ आपने फैक्टर कंसीडर करने हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है कम्युनिकेशन विद बोर्ड एंड दो चार्ज विद गवर्नेंस। जारी बात है आपको जो डिस्कशन शुरू में चल रही थी आपकी, वो CFO के साथ चल रही थी, वो मैनेजमेंट के स्टाफ के साथ चल रही थी। अब पहला इंटरेक्शन आपका या दूसरा तीसरा इंटरेक्शन किसके साथ होगा, दो चार्ज विद गवर्नेंस के साथ होगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ होगा। अब आपके ज़हन में सवाल है कि हु आर द दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस आर नॉर्मली द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नॉर्मली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या कहा जाता है, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। तो आप डायरेक्टर्स के साथ क्या करें, कम्युनिकेशन करें। और कम्युनिकेशन क्या होगी, किस तरीके से होगी, जब हम चैप्टर में जाके पढ़ेंगे, उस रेलिवेंट या आखिरी चैप्टर की बात है तो वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे। ऑब्टेनिंग मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन क्या होती है जी, रिप्रेजेंटेशन होती है वेटिंग ऑफ समथिंग। वेटिंग क्या होती है, कंफर्मेशन ऑफ समथिंग। कंफर्मेशन क्या होती है, आप मुझे बताएं मैनेजमेंट से मैं क्या कंफर्मेशन लूंगा जी। मैनेजमेंट अपने काम कर रही है नहीं कर रही, और वो काम कहां पे डिसाइड हुए थे, वो काम कहां पे डिसाइड हुए थे, एंगेजमेंट लेटर में। देखिए एंगेजमेंट लेटर में आपने क्या कहा था कि मैनेजमेंट हमें अकाउंट्स बना के देगी, तो रिप्रेजेंटेशन में क्या मैनेजमेंट कहेगी कि आपने अकाउंट्स बना के दे दिए। एंगेजमेंट लेटर में कहा था फ्रॉड डिटेक्ट करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, तो अब मैनेजमेंट उसका रिस्पॉन्स क्या देगी कि हमने अगर कोई फ्रॉड था तो आइडेंटिफाई करके आपको बता दिए। हमने कहा था वहां पे कि जो ऑडिटर के जो ऑडिटर को जो डाटा देना है वो मैनेजमेंट ने देना है। यहां पे मैनेजमेंट क्या कंफर्म करेगी कि जो डाटा आपने मांगा था हमने आपको दे दिया है। एंगेजमेंट लेटर में कौन से सेंटेंस थे, फ्यूचर के। रिप्रेजेंटेशन में कौन से सेंटेंस होंगे, पास्ट के। वहां पे था हम आपको एक्सेस देंगे डाटा की, यहां पे हमने डाटा की एक्सेस दे दी। यहां पे था अकाउंट्स बना के देंगे, यहां पे हमने अकाउंट्स बना के दे दिए। एंगेजमेंट लेटर की कंफर्मेशन किसके थ्रू होती है, रिप्रेजेंटेशन लेटर के थ्रू होती है। तो जो आपका एग्रीमेंट होता है क्लोज तब होगा जब आपको क्या मिलेगी, उन एग्रीमेंट के ऊपर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट मिलेगी। तो रिप्रेजेंटेशन लेटर भी हम लेते हैं जी मैनेजमेंट से। फिर सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैं। सब्सिक्वेंट इवेंट्स आपको FAR 2 में पढ़ेंगे तो फिर समझ आएगी कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स क्या होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बस इतना ही याद रखें कि सब्सिक्वेंट इवेंट को डिस्कस करते हैं हम। फिर है जी असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न। जो आपने प्लानिंग के ऊपर कंसीडरेशन लगाई थी, वहां पे अगर गोइंग कंसर्न के मसले निकले थे तो गोइंग कंसर्न की वजह से अब आपको फाइनल कंक्लूजन क्या है कि आप समझते हैं कि कंपनी चलती हुई नजर आ रही है, यस। आप समझते हैं कंपनी चलती हुई नजर नहीं आ रही, नो। या आप समझते हैं कंपनी चलती हुई नजर आ रही है लेकिन उसके ऊपर एक अनसर्टेनिटी की तलवार लटक रही है। ये तीन ही मामलात होते हैं, अकाउंटिंग IAS 1 में आपने पढ़े होंगे। या कंपनी गोइंग कंसर्न है, या कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है, या कंपनी गोइंग कंसर्न है लेकिन उसके ऊपर एक अनसर्टेनिटी की तलवार लटक रही है। ये तीन फैक्टर्स होते हैं। ये आपकी IAS 1 की नॉलेज है, मैं यहाँ पे कोई अकाउंट ऑडिट का नॉलेज इसमें आपको इम्पार्ट नहीं कर रहा। फिर उसके बाद है जी रीअसेसमेंट ऑफ मटेरियलिटी। ये मैं वो बात कर रहा था कि जो किसी बुक में नहीं है, रीअसेसमेंट वाला टॉपिक जो इस पेपर में टेस्ट भी हुआ है। मैंने आपको बताया था ना, ये मैंने नोट्स में ये चीज डाली हुई थी। रीअसेसमेंट क्या होती है, जब आप शुरू में ऑडिट करने गए थे, क्या फाइनेंशियल्स उस वक्त फाइनल थे? फाइनल तो नहीं थे, उसको तो वो बने थे। उसमें फिर अकाउंटिंग एंट्रीज भी होनी थी, कुछ मैनेजमेंट की एंट्रीज होनी थी, कुछ ऑडिटर की प्रपोज एडजस्टमेंट होनी थी। अब क्या हो गया आज के दिन के ऊपर फाइनलाइजेशन पे, वो सारे काम हो चुके हैं। मटेरियलिटी आपने डिसाइड किस बेसिस पे की थी? शुरू में जो मटेरियलिटी थी वो किस बेसिस पे डिसाइड की थी? इनिशियल फाइनेंशियल्स की बेस पे की थी। आज के दिन पे क्या वो फाइनेंशियल्स एज इट इज हैं? नहीं, उसमें चेंज आ गया ना। फॉर एग्जाम्पल पहले मैंने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया था 1 अरब का, बाद में 200 मिलियन की रेवेन्यू में एडजस्टमेंट डाल गई है, अब रेवेन्यू हो गया 800 मिलियन का। तो पहले मटेरियलिटी किसकी बेस पे निकली थी? 1 बिलियन की बेस पे। अब मटेरियलिटी किसकी बेस पे निकलनी चाहिए? 800 मिलियन की बेस पे निकलनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड रीअसेसमेंट ऑफ मटेरियलिटी।
यानी कि जो आपने मटेरियलिटी प्लानिंग फेज पे कैलकुलेट की थी उसको फाइनलाइजेशन पे जाके क्या करें, आप रीअसेस करें कि वो आपके लिए सेम वैलिड है या नहीं है। अब इसमें जो प्रैक्टिकल इसके इश्यूज हैं वो भी यहां डिस्कस नहीं करेंगे। सर आपको इतना पता होना चाहिए कि ऑडिट फाइनलाइजेशन से पहले हम क्या करते हैं, रीअसेसमेंट ऑफ द मटेरियलिटी को भी परफॉर्म करते हैं। फिर है जी इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट्स। अब फाइनली मिसस्टेटमेंट्स अगर कोई हैं और वो अनकरेक्टेड है, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट से मुराद क्या होता है, जो मैनेजमेंट ठीक नहीं करती काम। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि आपके प्लांट में इंपेयरमेंट की इंडिकेशन है, मैनेजमेंट ने कहा कि ठीक है जी वर्किंग कर लें, वर्किंग की, पता चला वाकई वहां पे इंपेयरमेंट थी, मैनेजमेंट ने कहा हमने इंपेयरमेंट को इनकॉर्पोरेट नहीं करना। आपने कंपनी का डेफर टैक्स देखा, डेफर टैक्स पढ़ा हुआ आप लोगों ने? अच्छा चलो, सारों ने नहीं पढ़ा हुआ। आपने कंपनी की इन्वेंट्री देखी, इन्वेंट्री में एनआरवी का रिस्क नजर आ रहा था, आपने कैलकुलेशन चेक की, वाकई एनआरवी थी, मैनेजमेंट ने कहा हमने इसके एनआरवी को बुक नहीं करना। तो अब ये क्या बन गई है, मिसस्टेटमेंट अनकरेक्टेड। मिसस्टेटमेंट अनकरेक्टेड, अनकरेक्टेड से मुराद क्या है, जिसको मैनेजमेंट ने ठीक नहीं किया। अब फाइनल आप उसको वैल्यूएट करेंगे कि उसकी अमाउंट कितनी है और वो मेनली मटेरियलिटी के साथ लिंक किस तरह से होती है। उसकी बेस पे आप डिसाइड करेंगे कि आपने अपनी ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इंपैक्ट लेना है। जाहिर बात है डिसएग्रीमेंट विद द मैनेजमेंट आ गया ना। अब आप समझते हैं कि एनआरवी बुक होनी चाहिए, आप समझते हैं इंपेयरमेंट बुक होनी चाहिए, मैनेजमेंट कहती है हमने ये दोनों काम करने ही नहीं है। तो अब आप इन फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि अल्टीमेटली आपके ऑडिट पे इसका क्या इंपैक्ट आएगा। तो वैल्यूएशन ऑफ द मिसस्टेटमेंट जो होगी आप इसको कंसीडर करेंगे। फिर आगे है जी आखिरी स्टेप, स्टेप नंबर 5, ऑडिट रिपोर्टिंग एंड पोस्ट ऑडिट इश्यूज। जाहिर बात जब सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आप क्या कर देंगे, उनको ऑडिट रिपोर्ट दे देंगे। फिर अगेन सब्सिक्वेंट इवेंट को डिस्कस करेंगे, आप IAS 10 पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आएगी इस बात की। और फिर आखिर पे जी कम्युनिकेशन ऑफ कंट्रोल डेफिशिएंसीज। तो नॉर्मली हम आखिर पे एक मैनेजमेंट लेटर देते हैं, उसमें हम कंट्रोल्स के ऊपर कोई डेफिशिएंसीज हो तो वो हम रिपोर्ट करते हैं। ये भी हम छोटा सा टॉपिक, हम इसको अपने चैप्टर नंबर 2 या 3 में इसको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, 5 में जी। उसके बाद जी ऑडिट फाइल की कंप्लीशन। जाहिर बात है ऑडिट कंप्लीट करने में इतने स्टेप्स इन्वॉल्व थे, इतने काम इन्वॉल्व थे। आप अपनी फाइल अपनी कंपाइल करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। दिस इज कॉल्ड द ऑडिट फाइलिंग एंड कंप्लीशन। तो ये जनाब आपके 5 स्टेप्स जिनके बारे में हमने कल डिस्कशन की थी, उसकी एक दफ़ा फिर ब्रीफ डिस्कशन होगी, प्लस वो हमने इसको अपने पास पढ़ भी लिए कि स्टेप्स हमारे पास कौन कौन से मौजूद हैं। आप बताएं जी कोई इशू है तो डिस्कस कर लें। क्या चीज? इंटरनल जो ऑडिटर होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। एग्जांपल देता हूं, आप इंटरनल ऑडिटर हैं, मैं कंपनी का CFO, आप मेरे पास अकाउंटिंग इशू लेके आए, मैं आपको कहूंगा बेटा नौकरी करनी है या नहीं करनी, आप क्या करेंगे? आपके जहन में थ्रेट आएगा कि मैं अगर अकाउंटिंग इशू को निकालूंगा तो निकाल देंगे मुझे, तो आप क्या करेंगे? आप उस अकाउंटिंग इशू को ठप कर देंगे। मैं भी बताता हूं ना, देखो आप क्या कर, अकाउंटिंग इशू को ठप कर देंगे। क्यों? क्योंकि यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, यू आर डिपेंडेंट ऑन द कंपनी, यू आर डिपेंडेंट ऑन योर सैलरी। अब आपके लिए मसला क्या है कि भाई अगर आपको सैलरी नहीं मिलेगी तो घर नहीं चलेगा। आप इंडिपेंडेंट नहीं है, आप डिपेंडेंट ऑन द कंपनी है, तो आपकी वैल्यू, ओपिनियन की वैल्यू इसलिए मैटर ही नहीं करती। अब बिलफर्ज मैं एक्सटर्नल ऑडिटर हूं, मैं कंपनी के पास गया, मैंने अकाउंटिंग इशू निकाले, उन्होंने कहा जी हमने इस अकाउंटिंग इशू को एडजस्ट नहीं करना वरना हम आपको निकाल देंगे। मैं कहा अब मेरे अपॉइंटमेंट करो ही नहीं, मैं कौन सा आपके किसी एक क्लाइंट के बेसिस बैठा हूं, मेरे पास तो ढेर क्लाइंट्स हैं, तो मैं क्या करूंगा, उसको विड्रॉ कर लूंगा। एक्चुअली पिछले साल में हमने कोई 10-12 क्लाइंट्स से विड्रॉ कर लिए, हमने कहा नहीं करना जी काम आपको। क्यों? मुझे वहां से 50,000 लाख 2 लाख फीस आती है तो मैं उस फीस के ऊपर नहीं डिपेंडेंट, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं उनसे, मेरी अपनी राय है, मैं अपनी ओपिनियन रखता हूं। अब मुझे बताएं वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? फॉर एग्जांपल आप ऑनर से एक आपने गाड़ी परचेज करी थी, शुरू में हमने डिस्कशन की थी, कब जो ऑनर था उसने अपने मैकेनिकल बंदा बुलाया हुआ था, उसने कहा जी कि ये देखें ये मेरा एक्सपर्ट है, ये मेरा बेहतरीन बंदा है, ये आपको ना इस गाड़ी के बारे में बता देगा। अब जो मुझे बताओ कि जो बंदा ऑनर ने बुलाया हुआ है क्या वो फेयर ओपिनियन देगा? वो क्या करेगा? उसमें जो मसाइल है उसको कभी भी नहीं आने देगा। बिलफरज मैंने गाड़ी परचेज कर दी, मैंने कहा जी ठीक है जी आपके बंदे ने तो बता दिया, ठीक है ये मेरा बंदा है, इसको गाड़ी इंस्पेक्ट करने दें। अब क्या होगा? अब फेयर ओपिनियन होगी। जाहिर बात है अब वो जो बंदा मैं लेके आया हूं वो उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, किसके ऊपर? मैनेजमेंट के ऊपर। इस तरह जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, असल में तो उनका मैटर होता है ना,
तो शेयर होल्डर कंपनी के अपने अपने एम्प्लॉयज पे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे या बाहर वाले बंदे पे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे? बाहर वाले पे। तो इसलिए एक्सटर्नल ऑडिटर की जरूरत होती है। इंटरनल ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव कुछ और होता है, हम उसको डिस्कस करेंगे। इफेक्टिवली उनका काम फ्रॉड डिटेक्ट करना होता है, उनका काम कंट्रोल्स डेफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई करना होता है, उनका काम प्रोसेस की इंप्रूवमेंट्स करनी होती है, उनका काम लीगल की कंप्लायंसेस करनी होती हैं। ये मामलात उनके होते हैं जो हमारे ऑडिटर के काम नहीं होते, एक्सटर्नल ऑडिटर के काम नहीं होते, वो इंटरनल ऑडिटर वहां पे परफॉर्म कर रहा होता है। नहीं नहीं, ऑडिट रिपोर्ट में लीगल ओपिनियन का क्या? हाँ, नहीं 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 नहीं, वो ये था कि अगर कोई कंपनी पे लीगल केस चल रहा है, उस लीगल केस को असेस करने के लिए लीगल एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। और वो एक्सपर्ट हम कहेंगे मैनेजमेंट को कि अपना वो लेके आए, हमें अपने लीगल एडवाइजर से लिखवा कर दे कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे होगा। फॉर एग्जाम्पल उसकी प्रोविजन बुक करनी है, उसकी मैंने कंटीजेंसी डिस्क्लोज करनी है, उसका करना क्या है, वो प्रोबेबल है, पॉसिबल है या रिमोट चांसेस हैं। तो उस एवेल्युएशन के लिए क्या करेंगे, लीगल एक्सपर्ट को इंगेज करेंगे। और उस लीगल एक्सपर्ट के काम को खुद एवेल्युएट करने के लिए हम अपना लीगल एक्सपर्ट भी इंगेज कर सकते हैं। वो ये बात हो रही थी। हो सकता है, बिल्कुल कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल आप समझते हैं कि आपके काम में नेचर ऑफ द क्लाइंट में लीगल मैटर्स होते हैं, तो आपने एक लीगल बंदा हायर करके रखा हुआ है, तो इट कैन बी। लेकिन वो हमें मैनेजमेंट के मैटर को कंफर्म जरूर कर सकता है, वो हमें असेसमेंट नहीं दे सकता। फॉर एग्जांपल मैंने एक लीगल एक्सपर्ट अपनी टीम में रखा हुआ है, मैं ऑडिट पार्टनर हूं, मेरी टीम के अंदर एक लीगल का बंदा है। मैनेजमेंट के ऊपर एक केस चल रहा है, मैंने मैनेजमेंट को कहा कि आप मुझे इसकी असेसमेंट करा के दें। मैनेजमेंट ने कहा जी मैंने असेसमेंट नहीं करवानी। इस केस में जो मेरा बंदा क्या वो असेसमेंट कर सकता है? जो मेरा लीगल एक्सपर्ट है क्या असेसमेंट कर सकता है? नहीं, क्योंकि अकाउंट्स बनाना किसकी जिम्मेदारी है? मेरी क्या जिम्मेदारी है या मेरी टीम की जिम्मेदारी है? नहीं, जाहिर बात है अकाउंट्स में उसकी एडजस्टमेंट आनी है। तो मेरी टीम का मेंबर फर्स्ट टाइम असेसमेंट नहीं कर सकता। हाँ, अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट लीगल करवाई हुई है आपने किसी लीगल एक्सपर्ट से, उस असेसमेंट को रीअसेस मेरा जो लीगल एक्सपर्ट है वो जरूर कर सकता है। वो नए सिरे से मैनेजमेंट को रिपोर्ट बना के नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा इंप्लाई है, वो मैनेजमेंट का नहीं है। तो हम असेस रीअसेस तो कर सकते हैं, हम असेस नहीं कर सकते। ठीक है जी? जी एनी अदर क्वेश्चन? क्लियर है जी? सवाल ना करने से दो फीलर्स आते हैं, या तो चीज बहुत अच्छी समझ आ गई है या बिल्कुल समझ नहीं आया। तो अब मैं आपको किस कैटेगरी में कंसीडर करूं? समझ आ गई जी? हाँ जी, आप लोगों को समझ आ गई है? क्लियर है चीजें? कल इंशाल्लाह हम चैप्टर 1 को ओपन कर लेंगे। इस दफा हमने थोड़ी जल्दी कर लिया है चैप्टर 1 को ओपन। कल हम चैप्टर 1 को ओपन करेंगे, उसमें फिर हम कुछ रीडिंग स्टार्ट करेंगे। दरमियान में जो मैंने शुरू वाला टाइम मैंने 10 दिन लगाने थे बुक के बगैर, वो मैंने 3-4 दिन में क्लोज कर दिए। फिर क्या होगा, दोबारा हम एक इंटरवल आएगा, उस इंटरवल में दोबारा हम बुक को क्लोज कर देंगे, फिर हम नई सिरे से अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप करेंगे, फिर उसके बाद हम बुक को ओपन करेंगे। तो कल इंशाल्लाह हम अपने चैप्टर 1 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं। बल्कि शायद कल नहीं परसों, कल मैं नोट्स के ऊपर डिस्कशन करूंगा, एक और ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट के ऊपर डिस्कशन इंशाल्लाह होगी। ले जी, कोई क्वेश्चन है जी आप लोगों का? नो क्वेश्चन? ले जी, आज की डिस्कशन को यहीं पे करते हैं कंक्लूड। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।